तो आज की टॉप न्यूज है जो कि डिस्कस कर रही है अबाउट बुलेट ट्रेन इन इंडिया इन डिटेल। तो पहला जो स्ट्रेच है वो फेजेस में होगा, वो हमने कल डिस्कस किया था। तो अब आप कह सकते हो कि अहमदाबाद से जो मुंबई वाली जो ट्रेन है वो 2 घंटे के अंदर जो सफर पूरा तय करेगी, उसके अंदर इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है आज के आर्टिकल के अंदर, उसके ऊपर अपडेशन जो है आप अपने कल वाले नोट्स में अगर आपने बनाए हैं उसमें कर सकते हो। देन यूएस विल रेस्क्यू इरानियंस, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमने ग्लिम्स जो है इस न्यूज का भी डिस्कस किया था, तो और इसके ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। देन येमेन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 2 years, तो क्या चल रहा है यमन के अंदर करंटली, पूरा का पूरा जो सिचुएशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 3 जनवरी 2026 एंड द हिंदू इज द सोल सोर्स, जिसको हम फोकस करते हैं यहाँ पर, एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आपकी क्या करी है, कस्टम्स सीजीएसटी डेफिसिट टू हिट फाइनेंशियल ईयर टारगेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स 2026 जो भी रखा गया था। सो बेसिकली अब ये इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड इवन की जीएसटी की एंड इवन की एक्साइज ड्यूटीज, ये तीनों के बारे में आर्टिकल आपका डिस्कस कर रहा है। तो उसमें उन्होंने यहाँ पर बोला कि जीएसटी की जो कलेक्शन है, जिसमें सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन है, उसका अब रजिस्टर किया गया है सिर्फ 5.4% ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, जो कि पीरियड कितना है अप्रैल से नवंबर तक का, ठीक है। एंड टोटल कलेक्शन कितनी हुई है 1.43 लाख, जो कि कंपेयर करें अगर हम पहले जो आप कह सकते हैं अप्रैल से पहले वाला डेटा से, तो वो कितनी थी पहले 1.54 लाख करोड़ रुपीस थी, ठीक है। तो अब कितनी है 1.43 लाख करोड़ रुपीस है। तो अभी यहाँ पर ग्रोथ जो है वो तो कहाँ पर सरकार ने जो एस्टिमेट की थी बजट के हिसाब से वो तो नहीं हो पाई है ना, बट ऑल टुगेदर यहाँ पर ये चीज देखी जा रही है कि जीएसटी हो गया, आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अदर फॉर्म्स हो जाते हैं, जैसे कि आपकी कस्टम्स ड्यूटी होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी, वो भी अब जो आपको रेवेन्यू सरकार को दे रही है वो लेस दे रही है, यानी कि कम दे रही है। तो अब सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, मेजरली टैक्सेस ही होते हैं, ठीक है। तो वो टैक्सेस के अंदर आप स्पेसिफिकली अगर हम सेंट्रल जीएसटी की बात करते हैं, ऑल टुगेदर जीएसटी की भी बात करें, तो ये आपको आर्टिकल यही बता रहा है कि जो आपका टैक्स रिजीम है, जो जीएसटी 2.0 वर्जन है ना, उसकी वजह से जो टैक्सेस हैं वो कम हुए, सरकार की इनकम कम हुई। सरकार यहाँ पर ये इंटरप्रेट कर रही थी कि सिंस टैक्सेस कम हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, अब सिंस उनकी परचेसिंग पावर जो है अकॉर्डिंग टू द सैलरी एंड टैक्सेस कम हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, एडवांस टैक्स लोग बहुत भरेंगे। एंड एडवांस टैक्स के केसेस में हमने ये देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स एंड जो बिजनेस वाले लोग हैं सिर्फ वही वो भर रहे हैं, बाकी जो हमारे जैसे आपके जैसे नॉर्मल लोग हैं जो एडवांस टैक्स भर सकते हैं या नहीं भी भर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी वजह से अब जो यहाँ पर रिपोर्ट आपको ये कह रही है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, बट इसका आउटकम बेटर कैसे हो सकता है, जब हमारे टैक्सेस यानी कि इनकम बढ़े सरकार की। अब इनकम तब बढ़ पाएगी सरकार की, टैक्सेस लेवल अगर आपको यही सेम रखना है, तो एक इसका उपाय यही है कि आप अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट अप कीजिए, जिसके अंदर डिक्लाइन अभी तक देखने को मिला है। एंड ये एक्सपोर्ट तभी बूस्ट अप कर पाएगा अगर हम किसी भी तरीके से और टैरिफ से ना जूझें। पहला उपाय ये बताया उन्होंने। दूसरा उपाय उन्होंने ये बताया कि हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो हमारी एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, उसको भी रिवाइज किया जाना अभी बाकी है, आप उसको भी रिवाइज कीजिए। एंड जो अब हमारे पास टैक्सेस हैं, सरकार के पास जो कमी आ रही है उससे भी यहाँ पर बेटर किए जा सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल किसी और तरीके से, जैसे कि अब हमारे पास इन गुड्स की हमने कल बात की थी, वो भी 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, तो उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इनकम बेटर हो सकती है ना, बट एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 2 मेजर चीज़ें उन्होंने बताई कि अगर आप टैक्सेस को इतना ही रखना चाहते हो तो उसके बाद अगर ये पॉसिबिलिटी है, देयर आर चांसेस कि जो सरकार है उसका रेवेन्यू बढ़ सके, तो ये आपकी न्यूज़ आपको बता रही है। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जीएसटी के बेसिस पे। द जीएसटी वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड एज अ टैक्स regime in 1954 in France. Second statement है, the idea for a nationwide goods and services tax in India was first proposed by the Kelkar task force in 2010. Which of the statements above is or are correct? तो मैंने स्पेशली मार्क किया है कुछ चीज़ों को, जैसे केलकर टास्क फोर्स को, ईयर्स को मार्क किया है, फ्रांस की बात की है। तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको लगता है कि कुछ करेक्ट है या कुछ इनकरेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है? सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। तो जीएसटी का ना सबसे पहले टैक्स में इंक्लूड करने का वर्ल्ड वाइड लेवल पे द आइडिया वाज गिवन बाय फ्रांस इन द ईयर ऑफ 1954, जिसमें उन्होंने एज अ नॉर्मल टैक्स को इसको एक्सेप्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इनटू देयर इकोनॉमी, ठीक है। सक्सेस होने के बाद या सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद आप देखो कि बाकी सारी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, साउथ कोरिया, वियतनाम, मोनाको, इन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो 2000s के बाद ये सारा सिस्टम यहाँ पर इंडिया में शुरू होता है। एंड सबसे पहले अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके आप कह सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबसे पहले एडवाइजर जो उनके रहे, सबसे पहले भी क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो एडवाइजर थे विजय एल केलकर, जिन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था, तो केलकर टास्क फोर्स बोलते हैं। तो ईयर जो था वो 2000 का ही था, ठीक है, 2000 का ईयर था, बट नॉट इन द ईयर ऑफ 2010,
ठीक है। 2017 में आप देखोगे कि फुली यहाँ पर फंक्शनल हमारे जीएसटी एंड रिलेटेड टैक्सेस के जितने भी लॉज थे वो हो गए थे, क्योंकि जीएसटी का प्रॉपर एक स्टैट्यूट बनाया गया है, स्टैट्यूटरी ये प्रोविजंस है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर 2000 के अंदर ये जो आइडिया प्रपोज किया गया था, धीरे धीरे करके इसकी इंप्लीमेंटेशन फेज मैनर में बाय द ईयर ऑफ 1 जुलाई 2017 कंप्लीटली हुई थी। तो 2010 की बात जो है ये गलत हो जाती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का टेन्योर अगर आप देखें वो 2002 से पहले पहले ही था, ठीक है। सो ये 2010 में नहीं हो सकता। देन एनटीपीसी एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स। तो एनटीपीसी मेजरली पावर सेक्टर से डील करती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एंड न्यूक्लियर प्लांट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो दो ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसके अंदर चेंजेस यहाँ पे सरकार ने प्रपोज किया है इस बार, ठीक है, कि जिसके बेसिस पे अब तो एक्ट ही बन चुके हैं, मुझे बताओगे यहाँ पर कि जिसके बेसिस पे अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिसमें एसएमआर्स की बात की जा रही है, ठीक है, वो अब वापस से क्या कि प्राइवेट सेक्टर को उसमें हिस्सेदार बनने का आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा, या जो परमिशन है वो मिलेगी। आप कहोगे कि लाइबिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की कम हो गई है। तो दो ऐसे एक्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो एनटीपीसी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि एनटीपीसी जो है कि एक पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो क्या कर रही है, कोलैबोरेशंस को ढूंढ रही है, कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या सोनली जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके बेसिस पे अब एनटीपीसी चाहती है कि चाहे मेजर हमारे पास बड़े रिएक्टर्स हो या स्मॉल जो रिएक्टर्स हैं उसके बेसिस पे भी हम नई नई कोलैबोरेशन को बना सके। क्यों? क्योंकि द मेजर आइडिया इज कि इंडिया वांट्स टू अचीव 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। अब न्यूक्लियर एनर्जी टाइम एंड अगेन मैं आपको ये भी बताती हूँ कि वो एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, बट रिन्यूएबल एनर्जी ना होते हुए भी बहुत ज्यादा सस्टेन्ड मैनर में काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन होता है, जो थोड़ा सा भी फ्यूल दैट इज यूरेनियम अगर होता है, वो सालों साल आपका जो है एज ए फ्यूल काम कर सकता है, ठीक है। तो एक चेन रिएक्शन जब तक चलता रहेगा तब तक आपकी न्यूक्लियर एनर्जी विद द मिनिमल पोल्यूशन आपको ये प्रोवाइड कर सकती है एनर्जी, है ना, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए फर्दर यूज कर सकते हो। तो अब एक फीजिबल या वायबल मैनर है जिसके थ्रू जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वो ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया का आप कह सकते हो कार्बन फुटप्रिंट जो है या थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। तो इसी के बेसिस पे एक्सप्लोरेशन के पर्पसेस पे आप देखो कि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स या इवन के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्रोजेक्ट्स जो कि बड़े हैं, ठीक है, कंपनीज से रीच आउट भी कर रही है, कोलैबोरेशन के चांसेस भी हैं कि आने वाले टाइम में इवन यूएस की कंपनीज है, रशियन कंपनीज हैं, कि इनके साथ मिलकर कुछ मेजर यहाँ पर काम किया जा सके। एंड एनटीपीसी जो है 30 गीगावाट्स ऑफ कंपनी ओन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस लोकेशंस इन द कंट्री यहाँ पर डिसाइड भी कर चुकी है कि कौन से एरियाज में इसको खोलना है। बस वो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले कंसिडर द फॉलोइंग, एनटीपीसी इज अ मिनी रत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सेकंड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ महारत्ना अंडर द फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एनटीपीसी एक मिनी रत्ना नहीं है, महारत्ना कंपनी है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है एक महारत्ना ही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। तो आपको ये एज ऑफ 2025 हमारे जितने भी महारत्नाज हैं उनकी लिस्ट दे दी गई है विद द एस्टैब्लिश्ड ईयर। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इन डिटेल सबके बारे में पता होना चाहिए, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से महारत्नाज हैं, उनका क्या यूजेज है। अब आप खुद देखो कि एनटीपीसी को अगर एक मिनी रत्ना होती है ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ही इतना ज्यादा नहीं है, मेजर लेवल पे नहीं है, तो सरकार उनको जिम्मा क्यों देती कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है या प्रोजेक्ट जो है इसको ऑफर कीजिए। बल्कि अब पावर सेक्टर में एक मेजर रोल अगर एनटीपीसी का है तभी तो उनको ये दायरा या जो जिम्मेदारी है वो सरकार के द्वारा दी गई है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर इसका क्या बनना चाहिए था, महारत्ना है तभी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो एनटीपीसी को दी गई है ना। तो सिंपल सा लॉजिकल ये तरीके से इसको अप्रोच कर सकते थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन यूएस विल कम टू रेस्क्यू द इरानियंस, ट्रम्प। तो अब कल ना आपने की न्यूज पढ़ी होगी जो मैंने आपको खुद से एक्सप्लेन भी की थी वैसे, कि अब ईरान के अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है व्हेन इट कम्स टू फूड स्कार्सिटी। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए सरकार ने ईरान की जो थी उन्होंने कल बोला था प्रोटेस्ट कीजिए पीसफुली, दैट इज फाइन टू अस, बट सिंस मोसाद की एक स्टेटमेंट आई थी कि वी आर ऑन द फील्ड टू हेल्प पीपल आउट, उसके बाद ईरान की गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि हाँ आप प्रोटेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एनिमी नेशन के ऊपर अब अगर कोई भी तरीके की मेहरबानी दिखाते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई आप कह सकते हो कि सजा आपको की जा सकती है ना। कि आपका खुद का रोष अलग बात है, बट अगर आप एनिमी नेशन की हेल्प करते हो देन यू विल बी अ परपेट्रेटर, ठीक है, डिक्लेयर्ड एज अ परपेट्रेटर एंड अकॉर्डिंगली आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो उसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर यूएसए की तरफ से अब ये बात आई है कि जो आप कह सकते हो कि ईरान की गवर्नमेंट है इस टाइम पे, या जो ईरान में जो फोर्सेस एप्लीकेबल हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, वो अब लोगों की जो स्पीच है उसको दबा रही हैं।
क्यों? क्योंकि अब जो बेसिकली फूड स्कार्सिटी की अगर हम बात करें तो शॉर्टेज ऑफ फूड जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो 64% के आसपास इनका इन्फ्लेशन रेट हो चुका है, विच इज हाईएस्ट एज सेकंड हाईएस्ट, एवन के हाईएस्ट अभी के करंट सिनारियो में सेकंड हाईएस्ट वाली सिचुएशन ऐसी हो गई है, ठीक है, कि अब उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट आई है 64.2%, सेकंड हाईएस्ट लेवल इन द वर्ल्ड आफ्टर साउथ सूडान, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला कि 2000 अब यूएस का जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको न्यूज़ में उसके बारे में दी गई है कि अब इंडिया जो यूएस है वो ईरान के साथ पैक्ट में था, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड 2015 में उन्होंने वो तोड़ दिया। 2015 के बाद जो है आप ईरान देखो कि ईरान का इजराइल के साथ इस बार भी इस साल के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हुई है ना। फिर उसके बाद इन यू कैन से कि ईरान ने IAEA के साथ भी कंप्लायंस तोड़ दी अपनी। देन उसके बाद क्या होता है, इजराइल के साथ भी मुद्दा क्रिएट होता है। इजराइल का अब जवाब देने के लिए ईरान ने क्या किया, सीरिया वाले रीजन के अंदर, सऊदी वाले रीजन के अंदर थोड़े से यहाँ पे एप्लीकेशन जो है प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करना शुरू की थी, ठीक है। तो अब उसी की वजह से अब प्रॉब्लम क्या है कि कतर वाले रीजन के अंदर फाइनली उन्होंने अटैक किया अमेरिका को जवाब देने के लिए, जिसके बाद से अमेरिका बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। देन कंप्लायंस के लिए भी मना कर दिया है ईरान ने। तो जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे जिसके ऊपर यूएसए ने भी अटैक किया ईरान के, वो भी अब गायब हो चुके हैं, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो बार जो है वो ट्रंप यही एडमिनिस्ट्रेशन यही चीज बोली जा रहे हैं ईरान को कि अगर आपने वो न्यूक्लियर वॉरहेड छुपाए हैं तो आप उनको बता दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो अगर उनको आपने रिप्लेनिश किया बीइंग ईरान एज अ कंट्री, ठीक है, तो अगर आपने उनको रिप्लेनिश किया तो आप पूरे के पूरे वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली यूएसए के साथ एक डायरेक्ट ये जो लड़ाई है वो मोल ले रहे हो, ठीक है। सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब उन्होंने कल वाली जो पर्सपेक्टिव है उसको भी बताया है कि तेहरान के अंदर एक तो फूड स्कार्सिटी है, लोगों के प्रोटेस्ट जो है वो एक जगह से शुरू हुए थे, तो उनकी जो है वहाँ की पुलिस के साथ, लोकल पुलिस के साथ, आर्मी के साथ थोड़ी बहुत झड़प हो गई थी। धीरे धीरे करके आप देखोगे प्रोटेस्ट जो है डिफरेंट रीजन्स के अंदर शुरू हो गए। उसके बाद मोसाद की ये स्टेटमेंट आ जाना, उन्होंने बोला वी आर देयर टू हेल्प यू, एंड इन जनरल उन्होंने ये चीज लिखी ऑन द फील्ड, ठीक है, कि फील्ड वाले रीजन के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए, ईरानियंस की हेल्प करने के लिए मोसाद एग्जिस्टेंट है। तो ईरान ये एलिगेशन लगा रहा है कि इजराइल का ये किया धरा है सारा कुछ, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इवन द पार्लियामेंट, या आप कह सकते हो स्पीकर ऑफ जो ईरान है, उन्होंने भी बोला कि अगर अमेरिका इस तरह की कुछ भी हमें धमकी देता है कि वो आके हमारे ईरान की धरती के ऊपर अटैक करेगा, सो वी ऑल्सो रिटेलिएट बैक, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो चलती जा रही है। द आइडिया बिहाइंड टेलिंग यू द स्टोरीज कि कल को अगर आपका PSIR ऑप्शनल है या आपको ऐसे कोई क्वेश्चन भी आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, कि एटलीस्ट आपको एक स्टोरी पता हो कि किस बैकग्राउंड पे चल रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, एंड रिलेटेड चीजें आपको किस तरीके से देखनी चाहिए। देन इंटरनेशनल रिलेशन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर ईरान, ठीक है, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान या तजिकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तजिकिस्तान, ठीक है। आपको तजिकिस्तान दिख रहा होगा कि यहां पर है, ठीक है। दिस इज ईरान, ईरान का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, इराक, ठीक है, ये इनको बॉर्डर करते हैं, ठीक। देन सेंटर ऑर्डर्स एक्स टू चेक यूज ऑफ ग्रॉक टू मॉर्फ इमेजेस। सो अब एक्स की जब हम बात कर रहे हैं, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, ठीक है, फॉर्मली जब ट्विटर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी अब टाइम एंड अगेन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट अभी रिसेंटली आई थी, नोटिफिकेशन भी आई थी, एक ऑर्डर भी आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था कि जितनी भी पोर्नोग्राफिक या इवन की डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जो कि आप कह सकते हो ऑब्सीन मैटर्स हैं, वो अब हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है, जिसको अब रोकना किसका, सरकार का ही काम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का आप कह सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, या इवन कि उनका जो चेहरा है वो यूज करके ऐसे डिफरेंट तरह की इमेजेस को जो है सर्कुलेट किया जाता है, वीडियोस को सर्कुलेट किया जाता है, जो कि उनकी खुद की पर्सनालिटी को आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भी खराब कर रहा है, बट पर्सनालिटी राइट्स का भी वो एक तरह से पार्ट है ना। तो अब किसी की छवि खराब करने के लिए कई बार ये चीजों को यूज किया जाता है, कई बार तो इवन की बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखे तो जो नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात बन जाती है। तो सेम तरीके से यहाँ पर एक्स के थ्रू ऑपरेट किया जाने वाला ग्रॉक, जो कि उनका एक AI प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पर एक एलिगेशन लगा है कि बहुत सारी ऐसी इमेजेस जो है लड़कियों की अनफिल्टर्ड फॉर्म में ग्रॉक ने AI कमांड के थ्रू क्या किया है, चेंज कर दिया है। मतलब कि जो फिल्टर्स लगाए जाने चाहिए थे, जिनकी परमिशन एटलीस्ट इंडियन टेरिटरी के अंदर यहाँ पर हमारा जो IT एक्ट है 2000 का वो नहीं देता है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड किस तरीके से किया गया, क्योंकि उसको आप कह सकते हो कि जब सरकार ने क्या किया, चेज आउट किया इन सारी जो चीज़ें जो पोस्ट की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, ऑब्सीन कॉन्टेंट था, ठीक है, तो उसका अब कहाँ पे बैक डेट या उसके जो ट्रैक्स हैं वो ग्रॉक AI पे गए, ठीक है। एंड एलन मस्क की जब बात करें, जो कि ओनर भी है अब ट्विटर के भी एंड ग्रॉक AI के भी, तो उन्होंने बहुत बार ऐसी तारीफ भी की है ग्रॉक की कि वो अनफिल्टर्ड कंटेंट जो है वो दे देता है, ठीक है। तो अनफिल्टर्ड कंटेंट तो वो दे रहा है, बट सरकार ने इंडिया की ये चीज़ बोली है कि ये चीज़ इंडिया में हमने परमिट की ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास IT एक्ट 2000 का एग्जिस्ट करता है, कि उन्होंने एक डायरेक्ट यहाँ पर 15 से 14 पेज का जो क्वेश्चन है, जो नोटिस है, वो उनको भेजा है, बोला इसका रिप्लाई किया जा सके एंड जल्दी से जल्दी बाय मंडे इसकी रिपोर्ट जो है उनको भेजी जा सके कि क्या यहाँ पर ग्रॉक की
की जो कंपनी है या जो ट्विटर है उन्होंने क्या इसके ऊपर एक्शन लिया है, कैसे इस चीज़ को वो रोकने के लिए प्लान कर रहे हैं, आगे ये चीज़ जो है दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो कि प्रोटेक्शन अब जो IT एक्ट 2000 का है अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इनको, इन केस की जो लाइबिलिटी है फिर वो ग्रॉक AI की या इवन की ट्विटर की भी बनेगी आगे जाकर इसके ऊपर कोई भी मुद्दा अगर बनता है तो। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो कंप्लाई किए जाने हैं। ठीक है, उनके साथ कंप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कंसिडर द फॉलोइंग, आपको फर्स्ट जो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट 2000 प्रोवाइड्स फॉर सेफ हार्बर टू द इंटरमीडियरीज। सेकंड, द IT एक्ट 2000 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया बट नॉट आउटसाइड इंडिया। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? So the correct answer is option number A. Statement number 1 is correct. तो आपको सेक्शन 79 के बारे में मैंने लास्ट 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज आई थी तब भी डिस्कस किया था। ठीक है, जो कि एक सेफ हार्बर को यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉर द इंटरमीडियरीज। सो इन दिस केस ऑल्सो ग्रॉक या इवन के ट्विटर को ये चीज़ के बारे में बोल दिया गया है कि आप ये जो ऑब्सीन कॉन्टेंट है इसको प्रोवाइड करना बंद कीजिए। ठीक है, अदरवाइज जो कि अब ना जो व्यक्ति जो ये कमांड ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, वही लाइबल होंगे। बट इंटरमीडियरीज अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से अपना पल्ला या लाइबिलिटी हटाना चाहते हैं, क्योंकि अब यूजेज तो कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। अब उसके अंदर आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि हमारी गलती है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हिंदी का ऐसे लिखते होते थे कि फोन जो है वो पॉजिटिव तरीके से यूज होगा, इंटरनेट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके से यूज होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजर। तो अब आप इंटरनेट प्रोवाइडर्स को थोड़े ना यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हो, आप सिर्फ ये डायरेक्ट कर सकते हो कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, लाइबिलिटी तो यूजर की ही रहेगी। तो सेम उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि सेफ हार्बर आपको तभी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आप अपनी लाइबिलिटी को यहाँ पर समझते हुए सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लें एंड उसके बाद भी कुछ मिसयूज होता है फिर आपको यहाँ पर सरकार बचा सकती है। अदरवाइज आपके ऊपर भी जो एक्शन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो एज पर द एक्ट लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द IT एक्ट 2000 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया बट नॉट आउटसाइड इंडिया। अरे भाई अगर वो आउटसाइड इंडिया यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आपने इन केस ये स्टेटमेंट गलत की है तो अब देखो तो ग्रॉक को कैसे इंडिया यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर क्वेश्चन भेज रही है या जो रिपोर्ट भेज रही है। अब ग्रॉक जो है वो इंडिया या ट्विटर की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, वो तो कंपनी बेस्ड आउटसाइड इंडिया ही है ना। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड इंडिया बट कोई भी ऐसा ऑब्सीन मैटर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको सर्कुलेट किया जाता है तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ा जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है एंड टू एन पर्सन स्पेसिफिक यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन है वो भी एग्जिस्ट यहाँ पर करती है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी करेक्ट, आपका जो स्टेटमेंट है शुड बी स्टेटमेंट नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। देन यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन। तब यमन वाला रीजन अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो वहां पर ना 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है कंट्री। ठीक है, एक जो ब्लॉक है वो हुदीज के द्वारा यहाँ पर डोमिनेटेड है, दैट इज योर नॉर्थ यमन। साउथ यमन जो है वो यहाँ पर किसकी वजह से, UAE की तरफ से आप कह सकते हो और की तरफ डोमिनेटेड है। तो 2 ऐसे यहाँ पर यमन वाला रीजन है अगर आप सपोज कीजिए तो इसका नॉर्दर्न रीजन जो है वो हुदीज के द्वारा है बैक्ड। ठीक है, एंड सदर्न रीजन जो है वो आप देखोगे कि UAE के द्वारा बैक किया गया है। ठीक है, तो अब जो ये हुदीज हैं इससे अपना अलग नेशन बनाने की बात यहाँ पर जो UAE डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम डिक्लेयर कर देंगे ऐसी सिचुएशन कि यमन के UAE बैक्ड सेपरेटिस्ट ने अनाउंस किया है कि 2 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड होगा और एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है इसको घोषित किया गया है। यमन को हम घोषित करेंगे सीजिंग द स्वॉथेस ऑफ द टेरिटरी इन अ लाइटनिंग ऑफेंसिव दैट ट्रिगर्ड डेडली एयर अटैक्स बाय सऊदी लेड कोलिशन। तो अब यहाँ पर आप कहोगे कि सऊदी लेड कोलिजन की वजह से अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो है यही तो एग्जिस्ट कर रही है, पॉपुलेशन जो है बटी हुई है नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। तो वो चाह रहे हैं कि हाउदीज के ऊपर या हुदीज के ऊपर अटैक जब किया जाना है, क्योंकि अब US जो है इजराइल के साथ मिलकर लेबनान वाले रीजन के अंदर इवन यमन वाले रीजन के अंदर हुदीज को अटैक करने की बात कर रहा है। तो अब यमन अगर यूनिफाइड रहता है इस सिचुएशन के अंदर तो आटे के साथ घुन भी पिसता है ना, तो ये UAE बैक्ड जो अब यमन वाला रीजन है उनको भी यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। सो अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, उन्होंने बोला हम अपने आप को आपसे सेपरेट करना चाहते हैं यहाँ से, कि हम नहीं कॉन्सिक्वेंसेज चाहते हुदीज को जो दिए जाएंगे इन फ्यूचर, कि वी हैव अ बेटर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यमन एनी मोर, जो कि ओरिजिनली यहाँ पर यमन हुआ करता था। ठीक है, तो यमन जो कि डिवाइड हुआ था नॉर्थ एंड साउथ के अंदर ऑलरेडी 1965 से 1990 तक, ठीक है, वो अगेन अब स्प्लिट होने की बात की जा रही है बाय जनवरी 2028। ठीक है, तो अब वो वापस से स्प्लिट होने की बात की जा रही है। तो अब जो सदर्न पार्ट है UAE के द्वारा जो है उसको बनाया जाएगा, नाम रखा जाएगा उसका साउथ अरेबिया, नॉट सऊदी अरेबिया, साउथ अरेबिया नाम रखने की यहाँ पे बात की जा रही है। बट ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जो नॉर्दर्न
जो लोग हैं वो अब यहाँ पर थोड़ा ना बोलेंगे कि आपको अलाउंस दी गई है यहाँ पर, तो सरकार तो वहाँ पर अलाउ करेगी नहीं इस चीज़ को। बट अगेन बहुत सारे ऐसे जो सेपरेशनिस्ट लीडर हैं फॉर द साउथ ऑल्सो, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये सारी प्रोटेस्ट जो है वो सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट जो है वो चलती जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से सरकार जो है वहाँ पे वो भी चीज़ों को संभाल तो नहीं पा रही, क्योंकि अब ऑब्वियसली सिविल अनरेस्ट चल रहा है, तो सरकार तो यहाँ पर होगी नहीं किसी भी तरीके से। तो फाइनली अब जो लोग हैं उन्होंने अक्कर बोल दिया है कि हम यहाँ पर आपसे अलग होना चाहते हैं, 2 साल का हमें ट्रांजिशनल पीरियड दे दीजिए, कि वी आर अनाउंसिंग कि जो फेज है वो 2 साल का यहाँ पर लास्ट करेगा, ठीक है। एंड जो काउंसिल बनाई जाएगी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाएगी, ताकि एक डायलॉग स्पॉन्सर हो सके बिटवीन द पार्टीज जो कि नॉर्थ एंड साउथ के साथ डील करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो टेरिटरीज है उसको डिवाइड कर लिया जाएगा 2028 के अंदर। तो दे हैव यू कैन से कि अप्रोच फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन, कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं, कि आपको अपना जो भी मुद्दा है प्लीज हम सुलझा लीजिए, हम यहाँ पर इन चीजों के साथ यहाँ पर डील नहीं करना चाहते। देन यूक्रेन ज़ेलेंस्की नेम्स स्पाई चीफ बुदनोव एज न्यू टॉप एड। तो थोड़े अभी आप कह सकते हो 1 या 2 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि जो राइट हैंड है ज़ेलेंस्की के, उनको किसी करप्शन केस की वजह से यहाँ पर टेक डाउन करना पड़ा, ऑल्दो उनके अपार्टमेंट से कुछ मिला नहीं था, बट ही वाज आल्सो अ बिजनेस पार्टनर ऑफ ज़ेलेंस्की। उसके ऊपर शायद मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया था, ठीक है। सो अब उनकी जगह लेने के लिए यहाँ पर जो बुदनोव है, जो कि एक स्पाई रह चुके हैं, ठीक है, एज द हेड ऑफ हिज ऑफिस उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। एंड क्योंकि जो टॉप एड है उन्होंने नवंबर के अंदर यहाँ पर ओवर अ करप्शन स्कैंडल रिजाइन भी किया था। एंड बुदनोव 39 ईयर्स ऑफ एज के, उन्होंने बोला है कि उन्होंने ड्यूली एक्सेप्ट किया है इस नॉमिनेशन प्रोसेस को, एंड ही सेइंग कि ही विल ड्यूली सर्व यूक्रेन इन द कंटिन्यूअस वे ही इज सर्विंग यूक्रेन फ्रॉम द पास्ट ईयर्स ऑल्सो, है ना, कि पहले से जैसे वो यूक्रेन को यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, आगे भी आने वाले टाइम में यूक्रेन को वो सर्व करते रहेंगे। देन ट्राइबल बॉडी अपोजेस बिड फॉर एसटी स्टेटस बाय 6 असम कम्युनिटीज। तो 6 असम कम्युनिटीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी असम के मुद्दा उठा था, ठीक है। तो 6 कौन सी चूटिया, देन कोसी राजवंशी, मटक, मोरान, ताई अहोम एंड टी ट्राइब्स, आदिवासी, ठीक है। ये 6 कम्युनिटीज के लिए अब जो ट्राइबल बॉडी है, ट्राइबल काउंसिल है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था उस टाइम पे, उनके सामने ये मुद्दा आया था, जिनका डिसीजन जो है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि डिस्क्रिशनरी भी होता है, बट बेस्ड ऑन यू कैन से कि ग्राउंड या ग्राउंड लेवल रियलिटी के ऊपर भी वो डिसीजन होता है ना। तो मुद्दा उनके पास था, ट्राइबल काउंसिल के पास था, जिनका डिसीजन आप कह सकते हो कि इंप्लीमेंट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हीं के डिसीजन के बेसिस पे ये चीज़ को डिसाइड किया गया है कि जो ये 6 कम्युनिटीज़ हैं इनको एसटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मल्टीपल यहाँ पर इंस्टेंसेस को साइड किया है कि ओरिजिनली आप देखो कि एसटी की डेफिनेशन क्या है और एससी की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या है। तो अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन उन्होंने यहाँ पर बताई। एंड शेड्यूल कास्ट जिनका नाम यहाँ पर शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। क्यों? क्योंकि अब दैट वाज एन इनकलकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया दैट वाज प्रेवलेंट स्पेसिफिकली इन द हिंदू रिलीजन, है ना। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली। देन एसटी स्टेटस के लिए उन्होंने बोला कि एसटीज वो लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, फॉरेस्ट में वो रहा करते थे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का वो पार्ट नहीं थे, ठीक है, कि वो लोगों से यहाँ पर कट के रहना चाहते थे, इंडिया में इंटीग्रेट हुए इसी वजह से ताकि उनका जो नेचुरल इनहेबिटेंस है या वो जहाँ पर रहते हैं वो जगह को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ऑल्दो सरकार यहाँ पर उनकी भी डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स को लॉन्च कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एसटीज की आइडेंटिफिकेशन पहले इसी वजह से की गई थी, इसी जो बॉर्डर लाइन डेफिनेशन के जो डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे की गई थी। ये 6 की 6 कम्युनिटीज में से मेजॉरिटी कम्युनिटीज जो है वो ऑलरेडी एससी का पार्ट बन चुकी हैं। अब एससी से अगर आपको एसटी में ट्रांसफर किया जाता है तो द होल असेंस डिफरेंशिएट्स, ये जो असेंस है हमारा एसटीज का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कम्युनिटीज जो है प्रोबेबली ऐसा होगा कि दे आर नॉट लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज ऑल्सो, है ना, कि ये अब एससी से एसटीज के बीच में ट्रांजिट नहीं कर सकते। कि मल्टीपल तरीके से उन्होंने यहाँ पर लोकुर कमेटी रिपोर्ट 1965 की उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले उसका एग्जाम्पल कोट किया कि लार्ज स्केल ऑलरेडी आपके बारे में आपको स्कीम्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं इन सभी कम्युनिटीज़ को, ठीक है, कि वही बेनिफिट्स एज एन एससी आपको स्कीम से मिल रहे हैं, तो आप एसटी में ट्रांसफर होकर पहली बात तो सरकार के जो फंड्स है उसके साथ भी छेड़छाड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी। देन उसके बाद अम्ब्रेला जो ट्राइबल बॉडी ने कहा कि 1993 के अंदर असम इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर ट्राइबल्स एंड शेड्यूल कास्ट ने रेकमेंड किया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो टैग करेंगी 6 कम्युनिटीज को, ठीक है, कि उन कम्युनिटीज के अंदर ओबीसीज भी इंक्लूडेड है। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने नोटिफाई किया था उनको ओबीसीज, कुछ एससीज हैं एंड कुछ ओबीसीज हैं, तो उस टाइम पे भी तो इसको कुछ देख देख के उन्होंने ओबीसी की तरह यहाँ पर घोषित किया होगा, तो अब आपको एसटी में आकर कोई फायदा यहाँ पर होने नहीं वाला, प्लस आप पूरा असेंस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसको खत्म कर दोगे, ठीक है। तो उन्होंने एक और रिपोर्ट दैट इज द जॉइंट रिपोर्ट ऑफ द एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
वेलफेयर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी एज वेल एज जो लोकुर पैनल का रिपोर्ट है उन्होंने रिकमेंड किया था अगेंस्ट द एसटी स्टेटस ऑफ द टी प्लांटेशन वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि टी ट्राइब्स जो है उनका नाम भी है, टी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी उन्होंने बोला कि एसटी स्टेटस उनको नहीं दिया जाएगा, कि अब किस बेसिस पे आप एसटी स्टेटस मांग रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इट विल डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो कि अभी एग्जिस्टिंग एसटीज की इन दिस पर्टिकुलर रीजन है, इफेक्ट करेंगे रिजर्वेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट्स पूल, कि अभी ऑब्वियसली ये बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल में जितने भी एसटीज रजिस्टर्ड हैं उनके लिए जितनी स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, उनका पैसा जो है उनको भी फर्दर शेयर करना पड़ेगा। तो ये किसी तरीके से यहाँ पर जस्टिफाइड तरीके से आप ये नहीं कर सकते हो। तो अभी ऑन द अदर हैंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी असम की, उन्होंने एक चीज बोली थी कि क्यों क्या आपको ये एससी एसटी का पार्ट यहाँ पर बनना है, कि हम एक बेटर चीज लेकर आते हैं, हम ये करते हैं कि जो पॉलिटिकल राइट्स एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के उसके अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरीज में एसटीज को डिवाइड कर देते हैं, एसटी जो कि प्लेन रीजन में है, एसटी जो कि हिल रीजन के अंदर है, एंड एसटी जो कि वैली रीजन ऑफ असम के अंदर रहते हैं। बट अगेन अब जो ये मुद्दा था उसको भड़काया जा चुका था एंड रिपोर्ट जो है वो काउंसिल की आ चुकी है, बॉडी जो है उसने अपना डिसीजन दे दिया है। देन इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म, जयशंकर जी की बात आई है, उन्होंने अब बेसिकली ना यहाँ पर ये बोला है कि अब कोई पड़ोसी आपका खराब हो तो कब तक ये आप चीज़ों को चुप रहकर देखोगे। तो उन्होंने बोला कि हम जो है बीइंग इन इंडिया, हम एक अच्छा देश है, ठीक है, हमें कुछ पड़ोसी जो हैं वो खराब मिले हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का यहाँ पर नाम लिया है कि हमारे जो कुछ वेस्ट में ऐसे जो पड़ोसी हैं वो खराब हैं, कुछ पड़ोसी जो है हमारे अच्छे भी हैं। जो मेजरली अब खराब पड़ोसी हैं, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने उनके साथ कंडक्ट की थी, कि ये तो हमारी अच्छी भली मानसी, वैसे हम बोलते हैं इसको पंजाबी के अंदर, कि हमारी तो ये अच्छी नीयत है, या हमारा जो गुडविल जेस्चर की तरह आप इसको मानिए, कि उस टाइम पे हम मान गए इस चीज़ से कि पानी आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज हम एक बूंद भी आपकी तरफ ना आने देते। कि उसके बाद भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे इंडिया ने अपना जो हेल्प है टुवर्ड्स इट्स नेबरहुड एक्सटेंड किया है। एंड द रिसेंट एग्जांपल वाज कि जब आप कह सकते हो कि श्रीलंका के अंदर अभी रिसेंटली चलो सिचुएशन साइक्लोन की वजह से तो खराब हुई, उसके बाद उनको जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस टाइम पे भी $4 बिलियन की जो एड है वो इंडिया ने क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की उनको। एंड मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेज में जब कोविड-19 की पैंडेमिक थी उस टाइम पे भी इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो बैचेज है मेडिसिन वो भी आसपास वाले देशों को यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, कि उस टाइम पे तो आपको अच्छा बनने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है ना, कि उस टाइम पे हम आपके लिए अच्छा करते हैं तब भी आप हमें अच्छा नहीं बोलते हैं। बट ये जो है अगर ऐसा डिसीजन है कि कोई भी ऐसी कंट्री जिनके साथ हम पानी शेयर कर रहे हैं, जिनके साथ हम ज़रूरत के टाइम पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इफ़ दे फील कि वो उस चीज़ का भी फ़ायदा ले लेंगे प्लस टेररिज्म को भी केटर करेंगे, तो हम ऐसे इतने अच्छे देश भी नहीं हैं कि हम टेररिज्म को यहाँ पर केटर होने देंगे। कि पानी शेयर कर रहे हैं ऊपर से आपको टेररिज्म भी केटर करने के लिए हम आपको अप्रिशिएट करें, वो चीज़ नहीं होगी। कि व्हेन इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म वी विल डू इट नॉट ओनली वंस ट्वाइस, एंड जितनी बार भी टाइम आएगा तब तक हम ये चीज़ करते रहेंगे। देन मदुराव होल्ड्स आउट ऑलिव ब्रांच टू यूएस सजेस्ट सीरियस टॉक्स। तो अब बिल्कुल ही यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। ऑलिव ब्रांच का क्या मतलब होता है? ऑलिव ब्रांच आपने देखी होगी यूनाइटेड नेशंस की जो आपका लोगो है उसको ध्यान में देखना। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस। तो मादुराव जो है अब क्या कह सकते हो आपके रशिया के द्वारा या सोवियत प्रो सोवियत जो है वो अब प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, है ना। वेनेजुएला के अगेंस्ट टाइम एंड अगेन बहुत सारे एक्शंस यूएस के द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो बोर्ड्स है कल परसों में भी 8-9 लोग जो हैं वो भी मर गए हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मादुराव का जो स्टांस है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। कि उन्होंने बोला कि नवंबर में मेरी बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, तब तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, उन्होंने कहा था कि आपकी जो रिजीम है बिल्कुल लेजिटिमेट है। बट उसके बाद एकदम से ऐसा क्या हो गया कि हमारी रिजीम को इलेजिटिमेट बना दिया गया। तब उनका जो अब आप कह सकते हो कि जो तेवर थे दैट वाज टोटली अगेंस्ट यूएसए। अब वो चेंज होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि यूएसए के जो कंपनी जो आप कह सकते हो यूएसए एज अ कंट्री इट इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। कि हम भी पड़ोसी नेशन है, वन ऑफ द पड़ोसी नेशंस ऑफ यूएसए, ठीक है। कि हम जो है ये वेनेजुएला जो है वो एज अ सिस्टर या एज अ ब्रदर नेशन है या सबॉर्डिनेट नेशन है टुवर्ड्स यूएसए, ठीक है। तो दे आर रेडी टू टॉक पीसफुली। तो अभी किसी भी तरीके से कोई एक्शन यूएसए की तरफ से यहाँ पर नहीं लिया जाएगा व्हेन इट कम्स टू अटैक्स, ठीक है। तो अभी बैठकर दोनों नेशंस जो है आपस में चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन डीएस्केलेट होती हुई देखने को मिल रही है। अगेन एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो तो यूएसए अपनी हेजीमनी को कैसे प्रैक्टिस करता है एंड ऑल टुगेदर करेबियन नेशन के अंदर यूएसए ने अपनी वापस से जो धौंस जमाने वाली सिचुएशन थी वो कैसे है मेंटेन की है एंड ट्रेड रूट्स में करेबियन वाले रीजन के वापस से यहाँ पर जो यूएसए है उसकी पावर इस्टेब्लिश होती हुई। देन सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स डिनायल ऑफ बेल टू गिव एक्यूज अ टेस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज अ लेसन। तो ये अब एक सिंपल सी न्यूज़ है, इतनी बड़ी एक्सपैंड आपको करके दे दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली एक केस आया था जिसके अंदर 2 भाई हैं, ठीक है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक केस जो रजिस्टर किया गया था इन कंप्लायंस या इन यू कैन से
बीइंग इन पार्टी विद द सीबीआई, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है की गई थी, क्योंकि एक बैंक फ्रॉड जो है 34,000 करोड़ रुपीस का वो किया गया था 2 भाइयों के द्वारा। आई डोंट टेक नेम्स, ठीक है। तो ये 2 जो भाई हैं, अब इनको ऑलरेडी रिपीटेडली क्या था, बेल डिनाई की जा रही थी। देखते ही देखते जो केस है काफी लंबा चल गया एंड कभी भी इनको यहाँ पर बेल जो है वो नहीं दी गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अब इस चीज को रियलाइज किया, उन्होंने केस में देखा, ये सारी चीजों को नोटिस करते हुए उन्होंने बोला कि चाहे जितना मर्जी बड़ा यहाँ पर केस रजिस्टर हुआ हो सके, अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि अब एक तरह से सिविल केस में ही आ गया ना, ठीक है, 34,000 करोड़ रुपीस का, उन्होंने बोला अनटिल कोई ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ना हो, या ऐसी सिचुएशन ना हो जहाँ पे आपको लगे कि जो पर्सन अभी एक्यूज्ड है, जिनके ऊपर अभी किसी भी तरह से पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई भी नहीं है, तब तक दे विल बी इनोसेंट इन द आइज ऑफ लॉ। क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को फॉलो करते हैं कि जब तक इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्लस देयर आर चांसेस कि वो नहीं भाग कर जाएंगे या वो इंडियन टेरिटरी से बाहर नहीं जाएंगे, जिनके बाद उनकी एक्स्ट्राडिशन करनी पड़े वहां पर, अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो उनको बेल ग्रांट किया जाना चाहिए, क्योंकि बेल का राइट है उनका, क्योंकि तब तक वो एक तरह से इनोसेंट की तरह ही काम कर रहे हैं, जस्ट वो एक्यूज है यहाँ पर, उनके ऊपर किसी भी तरीके से जो ये पॉइंट प्रूव नहीं हुआ है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा फ्रॉड किया है, नहीं किया है। अभी जब तक वो चीज प्रूव नहीं हो जाती तब तक आपको बेल एज अ राइट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो एजेंसीज है जो कि ऑपरेट कर रही हैं, जिनके पास पावर है यहाँ पर कि वो किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट के अंदर या बिहाइंड द जेल या बिहाइंड द बार्स अगर डाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो उनको मजा चखाना चाहते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट। एंड जो व्यक्ति यहाँ पर ये चीज़ों को एक्टिवली कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो क्या, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन खोली जा सकती है। तो जस्ट बिकॉज के कोई व्यक्ति को यहाँ पर डराना चाहते हो आप, बिना मतलब के अनरीजनेबली आप उनको जेल में भेजते जा रहे हो, बेल यहाँ पर उनको डिनाई की जा रही है टाइम एंड अगेन, तो ये चीज अलाउ नहीं की जाएगी। बेल इज अ राइट अंटिल अ पर्सन एक्यूज्ड इज प्रूवन गिल्टी, क्योंकि हम एक्यूज्ड अंटिल प्रूवन, जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो फॉर्मूला है इसको यूज करते हैं। तो आर्बिट्ररी और एक्सेसिवली आप किसी को बिहाइंड द बार्स नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि वो उसकी ह्यूमन राइट्स की फिर वायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है। देन सेंटर हैज नो प्लान्स टू चेंज लैंड एक्विजिशन पॉलिसी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने यहाँ पर लैंड एक्विजिशन को एक मेजर इशू बताया है कि क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट ही रह गया है, ठीक है, बट उसके लिए भी लीगल राइट के अंदर अगर आप ट्राइबल एरियाज में रह रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, तो ट्राइबल राइट्स जो है आपको वो करने पड़ते हैं फॉलो, है ना। अगर आप किसी की भी व्यक्ति कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले रहे हो, अब उसके लिए डिनाई कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है कि उनको यहाँ पर रेन्यूमरेशन या जो अमाउंट है वो दी जानी चाहिए, बहुत जरूरी है तरीके से। तो अभी यहाँ पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला कि अब हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1990s एंड इवन 2000 ऑनवर्ड्स जो पेंडिंग थे, जिनको कंप्लीट किया गया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्क अगर आप देखो वो रुक जाता है। किस वजह से अब मेजॉरिटी ऑफ द वर्क रुक जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लैंड एक्वायर करने के लिए फिलहाल पैसा नहीं होता, फंड नहीं होता, एंड बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसके अंदर कई बार एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड रिलेटेड क्लियरेंसेस नहीं मिलती है। बट सरकार जो है, इवन दो ऐसी अगर चीजें या मुश्किलें खड़ी होती हैं, बट सरकार अभी भी उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई भी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के अंदर वो चेंजेस लेकर आना चाहे, ठीक है, कि वो सरकार कर सकती है इस चीज को चेंज, बट वो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं दे वांट टू गो बाय द बुक, ठीक है, कि जितने भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं ऑल दो उसमें डिले आता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो जल्दी से जल्दी लोगों को पैसा दे दे ताकि वो जमीन खाली करके दे सके, है ना। तो अब ये चीज के बारे में उन्होंने बोला। अब उन्होंने बोला कि एस्केलेशन के लिए सरकार जो है 2 तरह के प्रोसेसेस को यूज कर रही है। पहला आता है मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर, कि कोई भी छोटा मोटा मुद्दा ऐसे एक्विजिशन का होता है वो मिनिस्टीरियल लेवल पे यहाँ पर शुरू किया जाता है, ठीक है, या इसको डील कर लिया जाता है। दूसरा मुद्दा आता है जिसको प्रगति के थ्रू फुलफिल किया जाता है। प्रगति की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताई गई है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, जो कि रिव्यू करती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ओनली, पीएम नरेंद्र मोदी ओनली। तो प्रगति के थ्रू जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो थोड़ी सी इन डेप्थ होती हैं, ठीक है। अब इन डेप्थ होती है मतलब थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, इसको अब रेफर किया जाता है टू दिस पर्टिकुलर कमेटी। अब ये कमेटी क्या करती है, जल्दी से प्रोएक्टिवली क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसको एनालाइज करती है प्रोएक्टिवली, मतलब पहले से ही फोर्सी करती है कि ये प्रॉब्लम्स जो इनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए, जो जिसका पैसा है उसको दे दिया जाए, एक्विजिशन जो है वो कर ली जाए, रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस हो जाए, एंड इसके बाद जितने भी काम है, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब कि प्रगति ने इंश्योर किया है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो डेवलपमेंट में इतनी ज्यादा नहीं आती
है। देन तेलंगाना अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मनरेगा। अब रिसेंटली हमने देखा था कि पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये चीज़ को पास किया है, अब तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी पास किया इस चीज़ को। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो विमेन है स्पेसिफिकली तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं ऑफ मनरेगा। ठीक है, अब मनरेगा जो डिमांड ड्रिवन थी, अब उसको आप सप्लाई ड्रिवन कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि अब जो ऑलरेडी व्यक्ति काम कर रहे हैं मनरेगा के अंडर एंड स्पेसिफिकली विमेन, आप उनका हक मार रहे हो। क्यों? क्योंकि अब सप्लाई नहीं होगी। अब सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मतलब से रोक सकती है, कभी भी रोक सकती है। अब अगर सरकार को ये लगेगा कि कम व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं मनरेगा के अंदर, जैसे क्योंकि सीजनल वर्कर्स ही होते हैं ना ये, कि सीजन जो है अगर वो खत्म हो जाता है, सीजनल वर्कर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस टाइम पे आप सप्लाई दिखा दोगे तो उस वजह से जो वर्कर्स हैं वो आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंगली मनरेगा चलना चाहिए। दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ नरेगा, जिसकी वजह से इसको इंप्लीमेंट किया गया था पहले। ठीक है, कि जो अब आप नया रूल लेकर आए हो उसको अगर आप सप्लाई ड्रिवन दिखाते हो तो उससे क्या फायदा होगा? एक चीज़ को समझो यहाँ पर। ठीक है, कि ऑलरेडी अगर आपके पास डिमांड है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की, आप उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो एक फिक्स रेट जो है आप उसके तकरीबन काम कर सकते हो। अब अगर उसी चीज़ को आप सप्लाई ड्रिवन कर दोगे तो मतलब मोनोपोली किसके पास होगी? सरकार के पास ही तो मोनोपोली है ना, कि जब उनको लगेगा कि वर्कर्स का भंडार है हमारे पास, तो चीप लेबर रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस से आप उसको इंटीग्रेटेड करोगे, तो अब चीप लेबर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मनरेगा के अंदर, ये जो नए एक्ट के अंदर यहाँ पर सरकार ढूंढने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट दी जानी चाहिए थी विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड, बट अगर आपके पास सप्लाई नहीं है, उस चीज़ को हैम्पर किया जाएगा। तो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोला गया है तेलंगाना के कुछ जो पार्टीज है, रीजनल पार्टीज, उनके द्वारा कि सरकार इस तरीके से यहाँ पर जो अब गरीब का हक मारने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कि इसको सप्लाई ड्रिवन इसी वजह से बनाया जा रहा है कि वी डू नॉट वांट कि मनरेगा जो है ओरिजिनली उसको रिप्लेस किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो विमेन है बेनिफिशरीज, उनके ऊपर भी यहाँ पर चीज़ बोली गई। प्लस अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना नोटिफिकेशन के स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि जो 60-40 के देशों के बीच में इस चीज़ को डिवाइड किया जाएगा, जो कि ओरिजिनली सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन टू बेयर था एज पर मनरेगा, है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से यहाँ पर जो तेलंगाना है उन्होंने भी रेजोल्यूशन को यूनानिमसली अडॉप्ट किया है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ मनरेगा। देन फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू अचीव्ड इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मिनिस्टर। सो अब हमारे पास बुलेट ट्रेन की कल हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि मुंबई से अहमदाबाद तक वो चलेगी, 520 किलोमीटर का शायद जो एरिया है, ठीक है, उसको कवर किया जाना है, डिस्टेंस को कवर किया जाना है विद इन 2 आवर्स। ठीक है, आप देखोगे कि 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्रेन की स्पीड है उसको भी अचीव किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तभी तो वो आप कह सकते हैं कि जो अब इतना डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। तो उसके लिए अब क्या है, एक ब्रेक थ्रू जो है वो दिया गया है अंडर महासर प्रोजेक्ट। कैसे कि पहली ऐसी टनल 1.5 किलोमीटर की जो लॉन्गेस्ट अमंग द 7 प्लान्ड है इन महाराष्ट्र फॉर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, उसको यहाँ पर तोड़ लिया गया है, ऑटोमेटिकली इसको बना लिया गया है। तो अब उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि 508 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, ओवरऑल कितनी लेंथ, 27.4 किलोमीटर्स की जो लेंथ है वो टनल्स के थ्रू ही क्रॉस करेगा। इसके अंदर 21 किलोमीटर की जो टनल्स हैं वो अंडरग्राउंड होंगी, वाइल 6.4 किलोमीटर की जो टनल्स है वो बाहर अबव द ग्राउंड होंगी। एंड इसके अकॉर्डिंगली 8 माउंटेन टनल्स जो हैं एंड 7 माउंटेन टनल्स सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है। एक ऐसी टनल है जो गुजरात के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट है आपका, एंड 2027 15 अगस्त तक ये एप्लीकेबल होगा कि ऑपरेशनल हो जाए हमारी पहली बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। देन मेटी ओकेज 22 मोर प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स SOPs। ये प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 41,863 करोड़ रुपीज़ की, जो कि पुश करेगी फर्म्स को कि फिनिश करें टू अवेल द इंसेंटिव्स। तो बेसिक आइडिया यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए सरकार ने यहाँ पर जो एक तरह से स्कीम शुरू की है। तो एक तरह से टारगेट रखा गया है, कितना टारगेट है, इतना आप प्रोडक्ट्स को बनाओगे, इतने को बेचोगे, एंड इतना ही अगर आपका रेवेन्यू आता है तो आपको सरकार क्या प्रोवाइड कर रही है, आपको प्रोवाइड करेगी इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को, उनको पे आउट्स दिए जाएंगे इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो अमाउंट जो है कंबाइंड सरकार के द्वारा रिलीज की गई है अप्रॉक्सीमेटली 42,000 करोड़ रुपीज। तो जो छोटी फर्म्स हैं एज वेल एज हैवी वेट सच एज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो सब सभी इंसेंटिव्स को लेने के हकदार बन सकते हैं, उनके बेनिफिशरीज बन सकते हैं। मतलब छोटे से छोटा बेनिफिशियरी से लेके बड़ी से बड़ी कंपनीज MNCs जो है वो भी इसका हिस्सा यहाँ पर बन सकती हैं। तो जो पे आउट्स हैं वो एक तरह से रेस की तरह ही होगा, जो कि लाइफ इज अ रेस वाली बात हो जाती है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस विल बी अ रेस, जिसके अकॉर्डिंगली कॉम्पिटेटिवनेस यहाँ पर सरकार शुरू करना चाहती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया ओनली, तभी इंटरनेशनल लेवल पे आप अचीव कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, एज द गवर्नमेंट विल अवॉर्ड इंसेंटिव्स टू फर्म हु फिनिश प्रोडक्शन रोड मैप फर्स्ट। देन नेक्स्ट आपकी न्यूज़ क्या कह रही है, मैन्युफैक्चरिंग PMI एट 2-year लो इन दिसंबर ऑन ईजिंग न्यू ऑर्डर्स। सो अब यहाँ पर आपका जो सर्वे है वो परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उन्होंने बोला कि जो आपका परफॉर्मेंस है इंडेक्स वो 56.6 से गिरकर नवंबर में, ठीक है, नवंबर के अंदर जो 56.6 था वो गिरकर 55
0.0 हो गया दिसंबर 2025 के अंदर। तो अब लास्ट टाइम अगर आप कंपेयर करो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या इवन कि बाकी ईयर्स के साथ कंपैरिजन में, अभी इसकी लोएस्ट जो है 54.9 गया था ये इंडेक्स, कौन से साल में, नवंबर 2023 के अंदर। बट अब इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट तो कर रहे हैं यहाँ पर, बट उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, ना एक्सपोर्ट हमारा इतना ज़्यादा हो पा रहा है कि जो इंडियन गुड्स हैं उनकी डिमांड अगर हो भी रही है तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ यू कैन से टैरिफ्स है वो लग गए हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस सेक्टर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में जो परफॉर्मेंस है वो तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ी बहुत गिरती तो जाएगी ही, ठीक है। तो लॉस ऑफ मोमेंटम अक्रॉस सेवरल की मेजर्स जो कि ट्रैक की गए HSBC मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के द्वारा, तो पॉजिटिव डिमांड्स तो देखने को मिल रहे हैं, न्यू बिजनेस इनटेक्स एंड प्रोडक्शंस जो है, बट एक्सपेंशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर नहीं आ पा रही है, एंड सबड्यूड सेल्स हैं क्योंकि स्पेसिफिक फर्म्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे टैरिफ्स भी लगे हुए हैं। तो जो नया काम है, ऑर्डर्स जो हैं वो वीकेस्ट पेस पे हैं सिंस दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स, ठीक है। आउटपुट जो लेवल्स हैं वो स्लोएस्ट पेस पे हैं सिंस अक्टूबर 2022। एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्लोएस्ट पेस पे है सिंस 22 मंथ्स, जो कि अगर हम कंसेक्यूटिवली पिछले देखें तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रही। तो अब शेयर ऑफ कंपनीज जो है वो हायर इंटरनेशनल सेल्स दिसंबर के अंदर दिखाती तो हैं, बट हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ 2025 को ये कंपोज करती हैं। तो जो इंडियन गुड प्रोडक्ट्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो एक इंक्रीज आउटपुट देखना चाहते हैं, एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं 2026 के अंदर रिलेटिव टू द प्रेजेंट लेवल्स, बट ओवरऑल लेवल ऑफ सेंटिमेंट फेडेड टू इट्स लोएस्ट इन द क्लोज ऑफ 3.5 years, ठीक है, कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2026 में सिचुएशन बेटर हो, बट 3.5 साल के अंदर जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे इस टाइम पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, गवर्नमेंट ने अनवेल किए हैं 2 ऐसे क्रेडिट लिंक प्लान्स। तो पहले जो हमने एक्सपोर्ट जो प्रमोशन मिशन है सरकार का उसको डिस्कस किया था, तो जो 2 नई स्कीम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 5,181 करोड़ रुपीज 6 साल के लिए 2030-31 तक सरकार ने यहाँ पर अलाउ किए हैं। तो दैट इज अंडर द निर्यात प्रोत्साहन कैटेगरी, ठीक है, जो कि अब लोअर द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स करना चाहती है। तो यानी कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम है जो कि अब कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट को बियर करेगी। यानी कि अगर आपने कुछ प्रमोट किया है या प्रोड्यूस भी किया है सबसे पहले एज एन MSME, आप उसको भेजना चाहते हो दूसरे कंट्री के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस के अंडर, तो जो एक्सपोर्ट का कॉस्ट है यहाँ पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, या ऑन अ यू कैन से रिलैक्स्ड टाइमलाइन आपको पैसा सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। तो MSMEs के लिए स्पेसिफिकली किया गया है, ठीक है। स्ट्रेंथन करेगी MSME की लिक्विडिटी, इंप्रूव करेगी कॉम्पिटिटिवनेस एंड सपोर्ट करेगी इंडिया की इंटीग्रेशन ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर, जहां पर इंश्योर करते हुए कि जो फिस्कल प्रूडेंस एंड कंप्लायंस जो है वो फॉलो की जा रही है, ठीक है, कि जो भी पेपर वर्क है वो सारा कुछ जो पैसा है वो एट ईज आउट मैनर सरकार बियर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बियर करेगी। सेकंड है आपकी एलिजिबल MSME जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सटेंड किए जा सकते हैं शेड्यूल बैंक्स के द्वारा, ठीक है, कि प्री एंड पोस्ट शिपमेंट के बेसिस पे जो कि सिलेक्टेड, अभी इसके अंदर थोड़ी कैटेगराइजेशन आ जाती है, जो MSME थोड़ी स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट के साथ यहाँ पर नजर आती है, प्री एंड पोस्ट लेवल बेसिस पे जो अब रुपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप देखो रुपी का जो वैल्यू है वो अगेंस्ट डॉलर जो है वो कम हो गया है, तो उसी वजह से जो MSMEs यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं तो वो शेड्यूल बैंक से सस्ते रेट पे लोन ले सकती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से RBI की मास्टर डायरेक्शंस आई हैं, तो RBI इनडायरेक्टली यहाँ पर भी तरीके से हेल्प कर रहा है, तो RBI का फंक्शन इसके अंदर भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि अगर इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो RBI ने कैसे हेल्प किया। तो सेकंड पार्ट ऑफ द स्कीम इज कि कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है, कि कोलैटरल जो है वो कम रेट पे या तो आपको मिल जाएगा। कोलैटरल क्या होता है कि जो आप कह सकते हो कि गिरवी रखते हो, ठीक है, चीज़ कि अगर आपको इतना X अमाउंट चाहिए तो X माइनस समथिंग जो अमाउंट है वो कोलैटरल या तो उसी सेम अमाउंट का होना चाहिए, उससे कम, जिसको हम मार्जिन भी बोलते हैं ना, मार्जिन रखना भी बोलते हैं, उस मार्जिन को कम किया जा सकता है अंडर द स्कीम ऑल्सो फॉर MSME सेक्टर, ठीक है, कि जो अगर आपको क्रेडिट X अमाउंट का चाहिए तो चलो ठीक है, एटलीस्ट सपोज 10 रुपये का आपको क्रेडिट चाहिए, तो पहले अगर आपको 8 रुपये की रिक्वायरमेंट थी जमा कराने के लिए एज अ कोलैटरल, तो 8 नहीं तो उसको एटलीस्ट 5 या 4 रुपये पे हम MSME सेक्टर के लिए कर देंगे, ठीक है। तो जो स्कीम है वो क्रेडिट की जाएगी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, पायलट रन बेसिस पे। एप्लीकेशन जो है ये किस पे, एक्सपोर्ट लिंक वर्किंग कैपिटल लोन्स के ऊपर ही होगी। तो जो MSME एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्टिंग नोटिफाइड टैरिफ लाइन विल बी एलिजिबल फॉर द कोलैटरल सपोर्ट, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल एंड एक्सपोर्टर्स जो है एलिजिबल होंगे 85% गारंटी तक, वाइल जो मीडियम एक्सपोर्टर्स होंगे उनको 65% तक गारंटी यहाँ पर दी जाएगी। मतलब छोटे
इंडस्ट्रीज को सरकार यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। देन पाकिस्तान कोर्ट अवार्ड्स लाइफ सेंटेंसेस फॉर जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स ओवर प्रोटेस्ट। तो 2023 के अंदर ना जब इमरान खान की गवर्नमेंट यहाँ पर तख्ता पलट करके गिराई गई थी पाकिस्तान के द्वारा, तो उस टाइम पे जो भी ऐसे राइट्स हुए थे तो इमरान खान को भी 2024 के अंदर गिल्टी घोषित कर दिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो सिमिलरली ऑन दोज लाइन जो कि अब इमरान खान के सपोर्ट में यहाँ पर खड़े थे पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसे 6 या 7 यूट्यूबर्स एंड इवन जर्नलिस्ट थे जो कि अब वहां पे सबसे ज्यादा ऐसे लाइमलाइट में आ गए थे, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग इमरान खान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि इमरान खान ने टाइम एंड अगेन यूएस से एंड इवन पाकिस्तान की आर्मी को भी बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी कि तख्ता पलट के पीछे रीजन जो है वो यही लोग हैं, ठीक है, जिसको यूएस से भी डिनाई करता है सिरे से एंड करंटली जो रिजीम इन पावर है वो भी डिनाई करती है। तो ये जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उस टाइम पे इनको इंडिया छोड़ के भागना पड़ा, बट इमरान खान अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो वो भाग नहीं सके, तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया एंड उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भी अभी नहीं पता लगता है टाइम एंड अगेन, है ना, कि जिंदा है नहीं है उसके बारे में, चलो अलग चीज है वो, ठीक है। तो अब इसी वजह से 2023 के केस को देखते हुए जो कोर्ट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है, एंड कोर्ट स्पेसिफिकली आप देखो एंटी टेररिज्म कोर्ट जज ने ये जो डिसीजन है वो दिया है कि इन लोगों को यहाँ पर लाइफ सेंटेंसेस देने पड़ेंगे, सिंस वो अब बाहर की नेशंस में, फॉरेन नेशंस के अंदर सेटल्ड हैं, पाकिस्तान से अपनी जो लाइबिलिटी है उसको बच के भागे, तो उनकी एक्स्ट्राडिशन के ऊपर भी काम किया जाएगा, ठीक है। बट वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखो तो इस डिसीजन को यहाँ पर बहुत मतलब थू की जा रही है इस बात पे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी एग्जिस्टेंट नहीं है, ठीक है। वेराज जो अब जो कोर्ट है उन्होंने इसको माना कि आप दंगा भड़का रहे हो, बट ऐसी सिचुएशन थी नहीं थी, उसके पीछे का कोई एक्चुअल में प्रूफ नहीं था, जस्ट बिकॉज तख्ता पलट हुआ एंड अगेंस्ट द करंट रिजीम उन्होंने बोला, इसकी वजह से अगर आप उनको लाइफ सेंटेंसेस देने की बात कर रहे हो तो ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको कर्ब किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये आपकी न्यूज यहाँ पर बताई जा रही है। देन 2026-2027 के बैचेस पर यूपीएससी आर लाइव नाउ, एंड बीपीएससी का जो 72nd बीपीएससी है उसका फाउंडेशनल बैच जो है वो भी लाइव हो चुका है, एंड यूपीपीसीएस फॉर 2026 का फाउंडेशन कोर्स इज ऑल्सो लाइव। तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो www.cpclasses.com पे, या हमारा जो टोल फ्री नंबर है 300-890-3043 आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, या sleepyclasses.com वेबसाइट के अलावा हमारा जो जीमेल है sleepy.classes@gmail.com उस पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। एंड एक हमारा कोड है दैट इज बाय द नेम ऑफ ब्लेसिंग्स, ये 5 जनवरी तक ही एप्लीकेबल होगा, तो इनकेस आप वेबसाइट से भी कोई कोर्स को परचेज करते हो तो नो क्वेश्चन आस्क्ड 25% डिस्काउंट आपको ऑन द स्टेटेड प्राइस डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो हमारे पास टेलीग्राम भी एग्जिस्ट करता है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप उसके थ्रू कोई भी डाउट होता है, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज न्यूज ओनली, कोई और भी न्यूज अगर आपको लगती है समझ में नहीं आ रही है तो तब भी उससे रिलेटेड डाउट मुझसे पूछ सकते हो। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।